हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 43 जिसमें हम मार्केटिंग मिक्स का थर्ड कंपोनेंट करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मार्केटिंग मिक्स का थर्ड कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम प्लेस भी कहते हैं। इट मीन्स मेकिंग द गुड्स अवेलेबल एट द राइट प्लेस इन राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट टाइम सो दैट योर कस्टमर्स कैन बाय द प्रोडक्ट। कि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग एक राइट टाइम पर एक राइट क्वांटिटी में और उस जगह पर जहां पर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है अपने गुड्स को पहुंचाना, ताकि आपके कस्टमर्स उन्हें खरीद सकें। क्योंकि अगर आपके गुड्स अवेलेबल ही नहीं होंगे उस टाइम पर तो उनकी डिमांड खाली चली जाएगी, वो खरीद ही नहीं पाएंगे और किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। और प्लेस मिक्स क्या होता है? ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच ए फर्म परफॉर्म टू मेक इट्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू इट्स कस्टमर। कि अपने कस्टमर तक अपने गुड्स पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ एक फर्म परफॉर्म कर रहा है, जो कुछ भी करे वो पार्ट होता है प्लेस मिक्स का। उसी को कहते हैं हम प्लेस मिक्स। अब कस्टमर तक अपने गुड्स पहुंचाने के लिए जो कंपनीज़ हैं, जो फर्म्स हैं, वो यूज़ करते हैं डिफरेंट चैनल्स। अब चैनल्स होता क्या है? अ सेट ऑफ फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स दैट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द टाइटल और गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। यानी वो फर्म्स और इंडिविजुअल्स जो हेल्प करते हैं एक प्रोड्यूसर को उसके गुड्स पहुंचाने में उसके कस्टमर तक, या फिर टाइटल जिसको हम ऑनरशिप भी कहते हैं। कि मान लो जब प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाए थे, जब उसका प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम वो उसका ऑनर था, यानी वो मालिक था। जो ऑनरशिप का टाइटल था वो उस प्रोड्यूसर के पास था। लेकिन जब डिमांड आई, उसके कस्टमर को वो गुड्स चाहिए थे, तो जब उन गुड्स को पहुंचाना था कस्टमर तक, तो जिन इंटरमीडियरीज ने, जिन इंडिविजुअल्स ने या जो फर्म बीच में आया जिसने हेल्प की फ्रॉम ट्रांसफरिंग द टाइटल, यानी वो ऑनरशिप प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने में, और साथ ही वो गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाए, वो होते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब चैनल्स होते हैं टू टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट चैनल वो है जिसके अंदर कोई इंटरमीडियरी नहीं है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट जा रहा है। इसको हम ज़ीरो लेवल चैनल भी बोलते हैं। लाइक आपने इंटरनेट पर ऑर्डर किया किसी प्रोडक्ट का, वहाँ पर कोई इंटरमीडियरी नहीं होगा। जो मैन्युफैक्चरर है डायरेक्टली उनकी तरफ से प्रोडक्ट आएगा आपके पास। या फिर टप्परवेयर, एवोन या फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी जो होते हैं, ये भी डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट हैं। या फिर डोर टू डोर सेलिंग, कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं डोर टू डोर, घर घर जाके आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताएंगे और सेल करते हैं। उस केस में वो कोई इंटरमीडियरी की हेल्प नहीं लेते। फिर नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट चैनल, जिसके अंदर आप इंटरमीडियरीज की हेल्प लेते हो। अब इसके 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट आता है 1 लेवल चैनल। इसके अंदर आप एक इंटरमीडियरी की हेल्प लेते हो जो है रिटेलर। अब इस केस में कोई होलसेलर नहीं होता। प्रोड्यूसर ने डायरेक्टली अपने गुड्स सेल किए रिटेलर को, और फिर आगे रिटेलर कस्टमर को अपने गुड्स बेचता है। जैसे शूज़ हैं, शूज़ के केस में ये देखने को मिलता है, या फिर ज्वेलरी। अब उनमें कोई भी होलसेलर नहीं होता। आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि ज्वेलरी का काम है होलसेल का। या फिर जिनका गारमेंट्स का बिजनेस होता है, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इनका भी कोई होलसेलर नहीं होता। फिर नेक्स्ट आता है 2 लेवल चेन, जिसके अंदर 2 इंटरमीडियरीज की हेल्प ली जाती है, एक होलसेलर और एक रिटेलर। अब ये चेन बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है। जो हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं लाइक शुगर, राइस, वीट, जो आपने करियाने की दुकान पर भी देखा होगा कि वो होलसेलर से लेते हैं सामान और फिर स्मॉल लॉट्स में अपने कस्टमर को सेल करते हैं। तो इस केस में जो प्रोड्यूसर होता है उससे बल्क में ख़रीदते हैं होलसेलर, और फिर होलसेलर स्मॉल लॉट्स में अपने रिटेलर को सेल करते हैं, और फिर रिटेलर आगे कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है और उन्हें वो प्रोडक्ट सेल करता है। फिर नेक्स्ट आता है 3 लेवल चैनल। अब इसके अंदर 3 इंटरमीडियरीज होते हैं। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, या फिर कोई ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक ही लाइन के प्रोडक्ट बना रही है। कि मान लो अगर कोई कार की कंपनी है तो वो सिर्फ कार बना रही है, या अगर मोटरसाइकिल की कंपनी है तो वो सिर्फ मोटरसाइकिल ही प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन आपको एक लार्ज मार्केट को कवर करना है। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर आप दिल्ली में कार बना रहे हो तो सिर्फ दिल्ली में ही कस्टमर हैं। आप कार तो ऑल ओवर इंडिया में चलाते हैं, तो उसके कस्टमर भी ऑल ओवर इंडिया में स्कैटर्ड होंगे। अब बीइंग ए प्रोड्यूसर, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, आपके लिए नाइदर इट्स पॉसिबल
नॉर इट्स इकोनॉमिकल कि आप अकेले अकेले कस्टमर के पास जाएं अदर स्टेट्स में सेल करने। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप हेल्प लेते हैं एजेंट्स की। कि मान लो आपने नॉर्थ इंडिया का एक एजेंट अपॉइंट कर लिया जो सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया की ट्रांजैक्शंस में डील करेगा, ऐसे ही साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया। अब इससे क्या होगा कि आप लार्ज मार्केट को कवर कर पाओगे उस एजेंट के थ्रू, और वो एजेंट फिर आगे होलसेलर से डील करेगा और होलसेलर रिटेलर को फिर वो सेल करेगा जो उसने बल्क में उनसे प्रोडक्ट लिया है। जैसे मैगी की कंपनी है, अब चाहे वो प्रोडक्शन एक ही जगह कर रही हैं लेकिन उनके कस्टमर स्कैटर्ड हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो इस लॉन्गेस्ट चैनल को ऐसी कंपनीज यूज़ करती हैं जिनकी डिमांड ऑल ओवर इंडिया में हो या उससे भी ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में हो। यानी एक लार्ज मार्केट, एक लार्ज प्लेटफॉर्म को उन्होंने कवर करना है। फिर नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के गाइस 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें फर्स्ट आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग होता क्या है कि मान लो आप फ्लिपकार्ट से कपड़े खरीदना चाहते हो, आपने 2 जीन्स की पैंट खरीदनी है। अब आपने जैसे ही ऑर्डर किया, प्लेस कर दिया आपने ऑर्डर कि मुझे 2 जीन्स की पैंट चाहिए, मान लो आज तारीख है मान लो 10 तारीख को आपने जैसे ऑर्डर दिया और 20 तारीख को आपके पास वो जीन्स की पैंट आ गई। तो जो 10 दिन का एक टाइम पीरियड है इसको हम कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। कि आपने ऑर्डर प्लेस किया तब से लेकर जब तक आपने ऑर्डर रिसीव किया, अपना जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो आपने रिसीव कर लिया, जब तक के उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। जो भी इसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जो कोई भी इसका प्रोसीजर है, जो भी इसके अंदर प्रोसेस अभी होगा। अब जितनी जल्दी ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी उतनी ही अच्छी कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी। ऐसा नहीं कि अगर आपने जून में ऑर्डर प्लेस किया और आप अपने कस्टमर को अगस्त में या फिर सितंबर में उसका प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, अब ऐसे में क्या होगा, इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, कस्टमर को बुरा लगेगा कि यार मेरा एग्ज़ाम तो जुलाई में होना था और इन्होंने मुझे बुक्स दी अगस्त में, तो अब ये बुक्स मेरे किस काम की हैं। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर कभी भी दोबारा आपसे वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, कभी आपके पास आएगा ही नहीं, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा कस्टमर पर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग क्विक हो और एक्यूरेट हो, कि आप कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट टाइम पर पहुंचाएं और साथ ही सही एड्रेस पर पहुंचाएं। अब हम देखते हैं कि जो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग का साइकिल है इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, यानी क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपने ऑर्डर प्लेस किया और वो ऑर्डर रिसीव कर लिया सेल्स पर्सन ने, जो प्रोड्यूसर है जिसने बेचना है। फिर वो ट्रांसमिशन करेगा, यानी जो आपका जितने भी यूनिट्स का ऑर्डर है वो उन्हें अच्छे से देखेगा, उन्हें आप तक पहुंचाने के लिए जुट जाएगा, वहीं से वो स्टार्टिंग कर देगा, एंट्री कर लेगा अपनी बुक्स में। फिर अगला स्टेप है कस्टमर क्रेडिट चेक। फिर वो देखेगा कि जो एक कस्टमर है जिसने ऑर्डर प्लेस किया उसका पेमेंट का कैसा सिस्टम है, कि वो ठीक ठाक पेमेंट कर देता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, और उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। फिर वो देखते हैं कि उनके पास कितना स्टॉक पड़ा है और प्रोडक्शन कितनी उन्हें अभी करनी होगी। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ यूनिट्स जितने का आपके पास ऑर्डर आया हो। फिर उसके बाद आप इनवॉइस वगैरह जो भी ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हो। फिर जैसे ये सब कुछ ओके हो जाता है, कस्टमर तक उसका प्रोडक्ट पहुंच जाता है, फिर आप पेमेंट रिसीव करते हो। उसके कई मोड हो सकते हैं, ऑनलाइन, डिजिटल कैश या फिर कैश इन हैंड। फिर सेकंड कंपोनेंट आता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। क्योंकि आपके कस्टमर्स स्कैटर्ड हैं, अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, तो आप ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करते हो कि जो ये डिस्टेंस है प्रोडक्शन का और कंजम्पशन का, प्रोड्यूसर और उसके कस्टमर्स के बीच में, उसको आप कवर करते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके कोई भी मोड्स आप यूज़ कर सकते हो, रेलवेज से, रोडवेज, एयरवेज या फिर वाटरवेज। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के नेचर पे, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे या स्पीड पे, कि आपने कितने टाइम तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है, या आपका प्रोडक्ट बल्की है या फिर हल्का फुल्का है, कि कितनी दूर आपने अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है। तो ये सब कुछ इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर थर्ड कंपोनेंट आता है वेयर हाउसिंग, यानी स्टोरेज करना, प्रिजर्व करना अपने गुड्स को, और उस टाइम निकालना जब उनका ऑर्डर आता है, जब आपको उन्हें डिलीवर करना है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के गोडाउन होते हैं तो वहाँ पर वो अपने गुड्स को स्टोर करते हैं। अब इससे टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है, यानी जो डिस्टेंस है प्रोडक्शन का और उसके ऑर्डर का, कि जब आपने प्रोड्यूस किया और उसके बाद जब आपने डिलीवर करना है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है
उसको यूटिलाइज़ करता है वेयर हाउसिंग। क्योंकि कुछ गुड्स तो ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्शन सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है, सीजनल होती है, लेकिन उनकी कंजम्पशन पूरा साल चलती है, यानी कंटिन्यूस, लाइक वीट है या राइस है। अब ये सिर्फ सीजनल क्रॉप्स हैं, कुछ टाइम के लिए इनकी प्रोडक्शन होती है। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, आपने पढ़ा होगा कि राइस रेनी सीजन में ज़्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन हम सबको पता है कि वीट और राइस की हम सबको कंटिन्यूस नीड है, ये बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की। तो इस केस में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो गोडाउन में अपने वेयर हाउसेज में इन्हें स्टोर करते हैं, और गवर्नमेंट भी एज अ बफर स्टॉक इन्हें मेंटेन करती हैं। या फिर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोडक्शन तो कंटिन्यूस है लेकिन उनका यूज़ सीजनल है, लाइक फ़ैन हो गए, उन्हें सिर्फ समर सीजन में यूज़ किया जाएगा। फोर्थ और लास्ट कंपोनेंट आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री यानी कितना स्टॉक आपने मेंटेन करना है। हायर द स्टॉक हायर विल बी द सर्विस, कि अगर आप हाई स्टॉक मेंटेन कर रहे हो तो जब अगर थोड़ी ज़्यादा डिमांड आ जाएगी तो आप इजीली रिस्पॉन्स कर दोगे, आसानी से अपने कस्टमर को पहुंचा दोगे उनके गुड्स। अब इससे सर्विस लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही आपकी जो स्टोरेज की कॉस्ट है, जो आपने कैपिटल अपना ये वर्किंग कैपिटल स्टोर किया, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गोडाउन में भी जो आपका वेयर हाउस होगा आपको उसके लिए भी पे करना होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप इन्वेंट्री लेवल और कॉस्ट में एक बैलेंस मेंटेन करके रखें। अब आपको कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहिए ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। फर्म्स पॉलिसी ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने कस्टमर तक बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी डिले के गुड्स पहुंचाएं, तो आपको एक हायर स्टॉक मेंटेन करना होगा, ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी होगी अपने पास। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, लाइक वेयर हाउस कॉस्ट, या फिर जो आप अपना ये इन्वेंट्री को स्टोर कर रहे हो, जितनी भी इसमें कॉस्ट आएगी वो सब इंक्लूडेड होती है। अगर आपकी कॉस्ट कम है तो आप ज़्यादा मेंटेन कर सकते हो स्टॉक, लेकिन अगर आपकी कॉस्ट ही ज़्यादा आ रही है, आपका खर्चा बढ़ रहा है अपनी स्टोरेज से, तो आप फिर कम स्टॉक मेंटेन करोगे। थर्ड आता है एक्यूरेसी इन सेल्स फोरकास्ट, यानी कि फ्यूचर में कितनी सेल्स हो सकती हैं, बढ़ेंगी या कम होगी, उससे रिलेटेड अंदाज़ा लगाना। अगर तो आपका अंदाज़ा बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, तो आप कम स्टॉक मेंटेन कर सकते हो कि फ्यूचर में जब इतनी डिमांड होगी तो हम तब की तब देख लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका एस्टिमेशन अच्छा नहीं है, तो आपको पहले से ही ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करके रखना होगा कि यार क्या पता आने वाले टाइम में कितनी ज़्यादा डिमांड आ जाए, कब बढ़ जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए हम पहले से ही तैयार होकर रहते हैं और ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करते हैं। और नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि आपके पास जब डिमांड आई आप उस डिमांड को कैसे रिस्पॉन्स करते हो। अगर आपको डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स प्रोवाइड करने में टाइम लगता है, कि यानी आपका बैकअप इतना अच्छा है नहीं, तो आपको ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना होगा। अदरवाइज़ अगर आपका रिस्पॉन्स टाइम कम है तो आप कम स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मार्केटिंग मिक्स का थर्ड कंपोनेंट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्केटिंग मिक्स का फोर्थ कंपोनेंट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता लग सके।